पैसों से। अब ये देखकर जेसिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी चाहते थे कि वो अपने सपने को पूरा करे। अब आते समय जेसिका के डैड को वही रिपोर्टर मिल जाता है जो उसका इंटरव्यू लेने लगता है। घर आने पे जब सब लोग उसका इंटरव्यू देख तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके डैड कह रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं है कि उसकी बेटी ये कर पाएगी या नहीं। तो जेसिका उनसे पूछती है कि डैड, आपको सच में लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ? तो वो उसे समझाते हैं कि एक बाप हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी सबसे आगे रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि उसे कुछ हो न जाए। तो जेसिका उन्हें गले से लगा लेती है और वादा करती है कि वो सही सलामत घर वापस आएगी। रात होने पे उसकी बड़ी बहन उसका एक व्लॉग बनाती है और कहती है, तुम मुझे अपनी सारी वीडियोस सेंड करना, मैं यहाँ से उन्हें अपलोड कर दूंगी ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि तुम आखिर क्या कर रही हो। वो दिन आ जाता है जब उसे इस सफर के लिए निकलना था। उसकी बोट भी तैयार हो चुकी थी जिसका नाम उसने पिंक रखा था। सारी फैमिली वाले वहां मौजूद थे। सभी अपनी तरफ से उसे कुछ चीजें देते हैं जिसे वो उन्हें याद कर सके, और उसकी छोटी बहन हैना भी उसे अपनी एक टॉय देती है। और अब फाइनली वो सभी को अलविदा बोलकर वहां से निकल जाती है अपने सपने की ओर। वहां हम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वालों को भी देखते हैं जो जेसिका के सारे चीजों को चेक कर रहे थे। आज का दिन है 18 अक्टूबर 2009। अब देखते हैं कि जेसिका आखिर कितने दिनों में समुद्र का चक्कर लगाकर वापस लौटती है, या फिर ये सफर उसके लिए अधूरा रह जाएगा। कोच अपना सारा सामान लेकर जेसिका के घर आ गए थे, क्योंकि अब वो यहीं से उसके रूट पर नजर रखेंगे। अगर उसे कहीं भी कोई दिक्कत आई तो वो उसकी मदद कर सकेंगे। अब 3 दिन में जेसिका ने 396 मील का सफर पूरा तय कर लिया था, और ये बात वो अपनी पूरी फैमिली को सबको बताती है, और साथ में वो व्लॉग भी शूट करती है जिसमें वो अपनी बोट पर मौजूद सारे सामानों को दिखाती है, जैसे कि उसका किचन, उसका बेड, उसका मैप। अब वो बताती है कि वो पहले सिडनी से होते हुए इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगी, फिर अटलांटिक ओशियन और फिर इंडियन ओशियन से होते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फाइनली सिडनी पहुंच जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, रियलिटी में उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब वो ये भी बताती है कि वो किसी भी पोर्ट पर नहीं रुकेगी, वरना वो इस मिशन में फेल हो जाएगी, और इसीलिए उसे अब बस चलते रहना है। अब एक रात वो कोच से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही है। उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय इस खारे पानी के। तो बताते हैं कि जब मैं सेलिंग करता था या फिर अकेला महसूस करता था तो मैं उस समय गाना गुनगुनाता था, जिससे कि मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। यहाँ जेसिका भी ऐसे ही करती है और फिर वो सो जाती है। जेसिका ने अब 12 दिनों का समय तय कर लिया था। अब वो पैसिफिक ओशन से आगे बढ़ते हुए फिजी की तरफ बढ़ रही थी। अब बीच में उसे कई सारी वेल्स भी दिखाई देती है जिसे वो शूट भी करती है, और इस पल वो खूब एंजॉय भी करती है। लेकिन उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है, लेकिन इसके आगे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। ऐसा कुछ न्यूज वालों का भी कहना था, क्योंकि जब से वो गई है वो बस उसकी नेगेटिव न्यूज ही दिखाया जा रहा है। उसने तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, और ये सब उसका परिवार वाले भी देख रहे थे, जो देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब पैसिफिक ओशियन खत्म होने वाला था, यानी कि इंडियन ओशियन की शुरुआत, जहाँ पे बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। तो जेसिका की बोट तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। उधर जेसिका ने 33 दिन समुद्र में बिता चुके हैं और उसने पूरे 4000 मील का सफर पूरा कर लिया है। वो सदर्न पैसिफिक ओशन से नॉर्थ ओशन की तरफ जा रही है। अब इस बारे में वो अपने कोच को बताती है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसी रात कोच को तूफान का पता चलता है जो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो फौरन उसे इन्फॉर्म करते हैं और लाइन पर बने रहने के लिए कहते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो अपना रूट बदल ले, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तूफान की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। इसलिए उसे अब उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब तक वो रूट चेंज करेगी वो उसके पास आ जाएगा। कुछ ही देर बाद लहरें उसकी बोट से टकराना शुरू करती हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। तब कोच बताती हैं कि तुम्हें एंकर पानी में डाल देना चाहिए, ऐसे में तुम्हारी बोट बैलेंस रहेगी। वो ऐसे ही करती है, लेकिन वो लहरों का क्या करेगी, क्योंकि पानी अब बोट के अंदर आ चुका है, जिसमें उसकी बहुत सी चीजें खराब हो चुकी है। उन्हीं चीजों को ठीक करने के चक्कर में उसे एक तेज का झटका आता है, जिस वजह से उसका सर जाकर टेबल से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सूरज निकल चुका था। वो सबसे पहले कोच को इन्फॉर्म करती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि अभी तो ये बस एक शुरुआत है, तुम्हें ऐसे तूफानों के लिए तैयार रहना होगा। इस तूफान की वजह